ऊंचे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुक चढ़ाते, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये सोच, ये भावना, ये कलम की गहराई उस दौर की है जब हमारा देश वर्षों से गुलामी की उस पे था और आज जो उसके बाद जो आज़ादी की उसने राह और चाह पर चला। नमस्कार, वागधारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। आज वागधारा कार्यक्रम में हम आपके साथ जो विषय लेके आए हैं वो विषय है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हेमराज कौशिक, जो एक वरिष्ठ लेखक है। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दूरदर्शन के दर्शकों के लिए भी मेरा नमस्कार। सर, आप एक वरिष्ठ लेखक हैं। जैसे कि हमारा आज का विषय है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा। इस विषय पर जाने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप जो हैं वो जो एक वरिष्ठ लेखक हैं, जब आप लेखक बने, जब आपने लिखना शुरू किया, तो आपने वो कब शुरू किया और क्या आपके दिमाग में था कि मुझे जो है राइटिंग स्किल्स पे जाना है? इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने कभी नहीं सोचा जी। परंतु जैसे जैसे हम अध्ययन करते रहें तो प्रारंभ में कुछ भावनाएं कविताओं के रूप में प्रस्फुटित हुई। जी। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सृजन की जो शुरुआत है वो कविताओं से हुई। फिर जब हम शोध की ओर अग्रसर हुए तो डॉक्टर विजय मोहन सिंह, जो हिंदी के एक वरिष्ठ कथाकार और आलोचक रहे हैं, उन्हीं के निर्देशन में मैंने पीएचडी किया। तो उसके पश्चात मैं शोध आलोचना की ओर अग्रसर हुआ और निरंतर उस समय से मेरी आलोचना के क्षेत्र में 16-17 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो एक तरह से मेरी दिशा आलोचना की ओर ही उन्मुख हो गई। जी। मैं बातल गांव, मेरा जो जिला सोलन के अंतर्गत आता है, उससे संबंध रखता हूँ और अध्यापक के रूप में मैंने कार्य किया है लगभग 37 वर्ष। और सन 1951 में कानून में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। जी। सर, आपने बताया कि आपका ये शौक़ कब जागा और कब आपने जो है धीरे धीरे अपनी बहुत, जैसे 17 किताबें आपने बताया कि हमें 17 किताबें जो हैं वो आप अभी तक जो लिख चुके हैं। सर, आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी राष्ट्रीय काव्यधारा है। तो अगर हम राष्ट्रीय काव्यधारा के बारे में समझना चाहें तो राष्ट्रीय काव्यधारा से क्या अभिप्राय है? देखो, ये एक जो काव्य का जो सृजन है, काव्य का सृजन क्या, जो साहित्य की जो विविध विधाओं में जो सृजन होता है, एक रचनाकार अपनी सृजन भूमि में जब एक राष्ट्र के प्रति एक भाव उसके मन में उद्वेलित होता है और एक राष्ट्र के प्रति एक अनुराग का भाव विद्यमान होता है, देशभक्ति की भावना जो है वो विद्यमान होती है, वो भाव जो है ना किसी रूप में साहित्य की विभिन्न विधाओं में वह मुखरित होता है, व्यंजित होता है, भावनाएं उद्वेलित होती है। तो जब कविता एक ऐसी विधा है कि वो घनीभूत संवेदनाएं जो हमारे मन और मस्तिष्क में होती है, तो वो संवेदनाएं वो काव्य की पंक्तियों के माध्यम से बहुत अधिक सशक्त रूप में अभिव्यंजित होती है। तो राष्ट्रीय धारा के जो कवि हैं उनमें निश्चित रूप में एक राष्ट्र के प्रति एक प्रेम, देशभक्ति का भाव रहा है। क्योंकि हमारा देश जो स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहा, 200 वर्षों तक औपनिवेशिक राज यहाँ रहा, तो उन साम्राज्यवादी शक्तियों की जो दमन की जो स्थितियाँ थी, जो पराकाष्ठा थी, उन चरम स्थितियों में निश्चित रूप में यहाँ के विचारकों में, यहाँ के सृजन धर्मियों में भावनाएं उद्वेलित हुई और उद्वेलित होने के बाद वो मुखर हुई काव्य के माध्यम से। तो ऐसे बहुत से कवि हैं जो जिनकी एक राष्ट्रीयता की भावना जिनमें प्रमुख रूप में विद्यमान है। वैसे तो सभी रचनाकारों में राष्ट्रीयता का जो भाव है वो तो होता ही है, क्योंकि वो एक तरह से एक हमारे मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई राष्ट्र की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। जी
सर, हिंदी साहित्य में जो है वो कई काल है। अगर हम जैसे भक्ति काल, आधुनिक काल की बारे में बात करें तो थोड़े से हमें बताइए कि ये जो काल है इनके बारे में थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताइए कि ये क्या है। देखो, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है हमारा, जी लगभग मतलब ये 1000 वर्ष का इतिहास है। जी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखक रहे हैं, बड़े वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन भी किया है। तो विभिन्न कालों में जो रचित साहित्य है उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही है, उन प्रवृत्तियों के आधार पर जो है उन्होंने काल विभाजन किया। जैसे आदिकाल है तो उसमें वीरगाथा की प्रवृत्तियां अधिक रही, तो उसको आदिकाल के साथ उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा। और मध्यकाल का जो पूर्व भाग था वो भक्ति काल है। वो भक्ति रचनाएं जिस प्रमुख रही तो उसे भक्ति काल कहा। और फिर बाद में एक मध्यकाल का जो उत्तर काल है उसको उन्होंने रीति काल कहा, कि जब हम काव्य जो है वो एक रीतियों में बंधने लगा तो उसमें एक रीतिकता विद्यमान थी, तो उसको रीतिकाल कहा गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो आधुनिक काल की शुरुआत होती है। फिर द्विवेदी काल, द्विवेदी प्रसाद युग, और फिर हमारा ये बाद का जो है छायावादी काव्य, छायावादोत्तर काव्य, प्रयोगवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, इस तरह से साठोत्तर कविता आदि, इस तरह से काल विभाजन की जो दिशाएं हैं वो आगे से आगे बढ़ती गई हैं। सर, हम राष्ट्रीय काव्यधारा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय काव्यधारा में ऐसे कौन कौन से कवि और कवित्रियाँ हैं? देखो, इधर माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इस तरह से ये कवि हरिऔध, ऐसे बहुत सी कवि हैं जिनमें राष्ट्रीय धारा प्रमुख रूप में, ये राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि हैं। यूँ तो राष्ट्रीयता की भावनाएं छायावादी हमारे जो कवि रहे हैं, या अगर हम पहले बहुत शुरू से देखें वीरगाथा काल से भी, तो जब हम चंद्रवरदाई जो कवि हुए हैं और जो उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, तो उस समय की जो ऐसे कवि होते थे जो कलम भी उठाते थे, कलम भी चलाते थे, और समय आने पर युद्ध भूमि में वह 80 तलवार को भी उठा लेते थे। चंद्रवरदाई के संबंध में यह कहा जाता है कि पुस्तक जलहन हत्थे देई चले गए नृपकाज। क्यों, अब उनका जो बेटा था वो जलहन था, तो जलहन के हाथ में वो उसको पुस्तक को देके वो नृपकाज राजा के साथ युद्ध भूमि में चले गए थे। तो राष्ट्रीय धारा की जो राष्ट्रीय भावना की कविताएं हैं, अगर हम छायावाद काल में भी देखें तो जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, इनकी प्रारंभ से लेकर आखिर तक की जो कविताओं का अगर हम अवलोकन करें तो उनमें बहुत सी कविताएं इस तरह की भी हैं जिनमें राष्ट्रीयता की भावना है। सर, जैसे आपने भी कविताओं का जिक्र किया तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप एक कोई कविता जो है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना की भरी कविता है वो मेरे दर्शकों को सुनाए। देखो, मैं एक कविता, कुछ 2-4 कविताओं की पंक्तियों को उद्धृत कर रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय धारा के बहुत बड़े राष्ट्र कवि माने जाते हैं, और उनको राष्ट्र कवि का जो ये सम्मान दिया, ये जन ने दिया, लोगों ने। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि कहा और रामधारी सिंह को जन ने कहा। तो उनकी एक कविता है हिमालय। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। एक अन्य कविता है गंगा प्रसाद शुक्ल स्नेही की, स्वदेश की कविता है। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
सर आपने बहुत अच्छा कहा कि जो पत्थर है जिसमें स्वदेश की जो है भावना नहीं है। जब भी हम जैसे 26 जनवरी की बात करें या 15 अगस्त की बात करें, जब भी ये दिन आते हैं तो हमारे उत्साह जो होता है, हमारे देशभक्ति की भावना जो है हमारे दिल में जागती है और अपने देश के प्रति कुछ करने का जो है वो मन करता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें और करके दिखाएं। और जिस तरह से हमारे वीर जवान जो हैं वो जो है बॉर्डर पे रहकर जो है अपनी ज़िंदगी को वो करते हैं, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो माखनलाल जो चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने जो है राष्ट्रीय चेतना की भावना जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से जो जगाई है। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि जो आप माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनके संदर्भ में हमें बताएं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो है कविताओं को के माध्यम से जो है, जैसे हम बात करें उनकी माता और युगचरण और समर्पण जैसी जो कविताएँ हैं या उनके लेख हैं, उनके माध्यम से उन्होंने जो लोगों के प्रति जो लोगों में जो है देशभक्ति की जो है भावना को जगाया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय धारा के कवि हैं जी। और वो काव्य का सृजन ही नहीं किया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में वो कूदे और जेल में उन्होंने सजाओं को भी भोगा जी। और उनकी कविताओं में एक जो राष्ट्र का जो भाव है, जो आप वीरों की बात कर रहे हैं, सेना हमारे सैनिकों की बात कर रहे हैं जो सीमा पे रहते हैं, तो उनकी पुष्प की अभिलाषा एक कविता है जी। तो उस कविता की जो संवेदना भूमि है उसमें ये कहना चाहते हैं कि पुष्प की यह अभिलाषा नहीं है कि किसी सुरबाला के उसमें गूंथा जाऊं मैं। मेरी तो ये इच्छा है कि जहाँ वीर युद्धभूमि में जाते हैं उनके चरण रज का मैं स्पर्श करूं। तो उनकी मतलब उस पुष्प की अभिलाषा कविता में वो ये कहना चाहते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत भी इसी तरह की उनकी कविता है कि वीरों का कैसा बसंत होता है। तो इस तरह से इन दोनों कविताओं में एक राष्ट्र प्रेम की भावना, उत्सर्ग की भावना विद्यमान है कि प्राण किस तरह से हमें राष्ट्र के लिए समर्पित करने हैं। जिन लोगों ने समर्पित किए हैं उनके लिए हमारे मन में क्या जगह है, वो भावनाएं। अगर हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की बात करें तो उसमें कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जो जगाया है? देखो, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या जी उपाध्याय है, सियाराम शरण गुप्त हैं। इनकी कविताओं में एक राष्ट्र प्रेम भी है और सांस्कृतिक चेतना भी विद्यमान है। अब जयशंकर प्रसाद के ने जो लिखा है कविताएं नहीं बल्कि उनके जो नाटक है, उन चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, तो इन सारे नाटकों में कुछ गीतों की भी जो अवधारणा की गई है उनमें मतलब एक राष्ट्र भावना और सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है। उनकी कामायनी महाकाव्य है, उसमें भी जो हमारा सांस्कृतिक परिदृश्य विद्यमान है। तो एक तरह से पंत जी की कविताएं हैं, महादेव वर्मा जी की कविताएं हैं, इनमें भी वो राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना वह विपुल मात्रा में पाई जाती है। जी सर, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो उन्हें जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखो, आधुनिक जैसे आपने पहले कहा है, विभाजनों की बात की थी हिंदी साहित्य के, तो इसमें रीतिकाल के बाद जब हमारा गद्य काल आया है या आधुनिक काल आया है, आधुनिक काल में भी विधाओं का जो सृजन हुआ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले युग, एक हमारा युग ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से आधुनिक काल का जो पहला जो चरण है उनके नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो उस जमाने में की कि देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। शुरू में बहुत सी कविताओं में उनको कुछ राजभक्ति भी नज़र आती है, अंग्रेज़ों का आना, उनका शिक्षा का प्रसार करना। तो उस समय एकदम इस तरह का कोई आंदोलन तो नहीं किया जा सकता था स्वतंत्रता का, परंतु धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो जिस राजभक्ति में वो कविताएं लिख रहे थे उसमें एक नया मोड़ आया कि अंग्रेज़ जो है, हमारी ये जो ब्रिटिश सत्ता है, ये हमारे अधिकारों का, हमारा जो देश है उसको कहीं सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो संपत्ति है वो अपने देश को ले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख की बात है
तो उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा जो हमारी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि निज भाषा की जो उन्नति करने से ही हमारे देश की उन्नति हो सकती है जी। तो हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है जिसका हम इस वक्त स्मरण करने जा रहे हैं पखवाड़े के रूप में जी, मैं वही आपसे हाँ, सर पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम जैसे हिंदी पखवाड़े की बात करें कि हम हिंदी पखवाड़ा दिवस जो मनाते हैं और सप्ताह भी मनाते हैं, इसके पीछे क्या है कि हम इसको क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कितना ज़माना पहले ये कह दिया जी। कि निज भाषा, अपनी जो भाषा है जी। उससे ही हमारी उन्नति हो सकती है। जी। अपनी भाषा को त्याग करके अंग्रेज़ी में या दूसरी बाहरी भाषाओं के माध्यम से हम अगर कुछ करेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारा समूचा जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वह अपनी निज भाषा हिंदी से हो सकता है। जी। हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोले जाने वाली और राष्ट्रभाषा है। जी। 14 सितंबर 1949 में संविधान में इसके लिए व्यवस्था की गई, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। समूचे देश के लिए वो एक सूत्र भाषा के रूप में, एक सम्मानजनक रूप में वो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रगान, राष्ट्र झंडा और राष्ट्रभाषा तीनों की अस्मिता और सम्मान और स्वाभिमान के लिए ही हमें समर्पित होना चाहिए। तो यह दिन जो है हमें स्मरण करवाता है उस दिन को जब हिंदी हमारे देश में लागू की गई, उसको क्रियान्वित हुई और उसको हम प्रत्यावलोकन करें इस दिन में कि हम इस राष्ट्रभाषा के प्रति इसको कितना समृद्ध कर सके हैं, इसके स्वाभिमान को हम कहाँ तक पहुँचा सके हैं, इसकी अस्मिता में कहाँ कमी है, दूसरी भाषाएं का जो वर्चस्व कहीं इसकी कहीं चूक तो नहीं कर रहे हैं हम। तो इस तरह की चीज़ें हम विचार विमर्श करते हैं इन पखवाड़ों में और हमें पुनः विचार करने का एक अवसर मिलता है कि हिंदी के प्रति हमारा सम्मान सदैव बना रहे। सर, अगर हम उस दौर की बात करें तो एक जो कविता बहुत मशहूर कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, ये जो है जो सुभद्रा जी ने जो है इस काव्य को पेश किया था। तो आज भी अगर जब हम इस कविता को गाते हैं या सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही भाव जो है वो जगता है। महिलाओं के प्रति जो उन्होंने, महिलाओं का जो उन्होंने बताया कि महिलाओं उठो, तुम भी कुछ कर सकती हो और जो है अपने देश के लिए जागो, अपने लिए जागो। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। 1857 का जो संग्राम हुआ उससे संबद्ध यह कविता है जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है एक क्रांति इनकी संवेदना में है, इनकी काव्य में विद्यमान है जी। और उन्होंने स्वयं भी जेल की सजा उन्होंने भी माखनलाल चतुर्वेदी की भांति सुभद्रा कुमारी चौहान भी अंग्रेजी शासनकाल में इलाहाबाद में जब वो पढ़ रही थी उस समय देश में जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था तो उसको पढ़ाई त्याग करके वो कूद पड़ी थी और जेल में भी रही। तो वो एक भाव, जो एक ओज भाव उनकी कविताओं में विद्यमान रहता है और उनकी कविता तो झांसी की रानी एक तरह से एक मास्टरपीस है हमारे इस राष्ट्रीय काव्य धारा में। बिल्कुल सही कहा सर। तो इनकी कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी एक अन्य कविता है, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब कुछ पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो एक वीरों की किस तरह वसंत को कैसे मनाए जी। वसंत जो है, जब वसंत का आगमन हो गया है तो उस वीरों का, ऐसे वीरों का के स्वागत में वसंत को किस तरह से मनाया जाना चाहिए। और जैसे जयशंकर प्रसाद थे, वो भी एक राष्ट्र के प्रति, एक भारत माँ के प्रति उनकी कविता में हिमाद्री तुंग श्रृंग से उनकी बड़ी चर्चित कविता है। देखो, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये इस कविता में जो एक ओज है, हालांकि छायावादी कवि थे, कोमल कांत पदावली बहुत सी कविताएं हैं उनकी, आंसू का काव्य संग्रह है, तो उसकी जो कविताओं में जो मसृणता है, कोमलता है, उसमें प्रेम का श्रृंगार और विप्लव श्रृंगार का वो काव्य है, तो एक तरह की कविताएं, उनकी भाषा का तेवर वहाँ वो है। और दूसरी तरह का जो तेवर है इन कविताओं में है, जिनमें ओज है, एक भाव पैदा होता है, एक वीर रस की भावना पैदा होती है, एक राष्ट्र के प्रति एक भाव पैदा होता है इन कविताओं के माध्यम से। जी सर, बाल कृष्ण शर्मा जो नवीन जो बहुत बड़े कवि हैं, उन्हें उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से जो है उन्होंने लोगों में जो है वो राष्ट्र की भावना को जागृत किया, और ऐसी कौन सी कविताएं लिखी जो आज भी जो है लोग उन्हें याद करते हैं। देखो, बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने देखा कि जो आज़ादी का जो मार्ग था हमारा, अहिंसा का, तो उस समय उनके मन में कुछ इस तरह का आया कि ये आज़ादी शायद हम बड़े लंबा अरसा बीत जाए, परंतु उनके मन में कोई क्रांति की भावना पैदा हुई। वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ क्रांति होनी चाहिए, एक रेवोल्यूशन लाना चाहिए। तो कभी कुछ ऐसी तान, वो ऐसी प्रेरणा देते हैं अपनी कविताओं के माध्यम, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं। तो एक तरह से मतलब वो बोलते हैं कि जो पुराना जीर्ण शीर्ण है उसको उखाड़ फेंको, और ऐसा है कि एक परिवर्तन लाने के लिए एक प्राणों के लाले पड़ने की स्थिति पैदा हो जाए। परंतु आप आज़ादी तभी प्राप्त की जा सकती है जब कोई क्रांति पैदा होगी। सर, रामधारी सिर दिनकर जी एक मात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने जो वीर रस को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने हमेशा जो है वीर रस के बारे में बात की, वीरों के बारे में बात की। थोड़ा सा आप इसके संदर्भ में हमें देखो, उनकी बहुत सी कविताएं हैं। ये एक रश्मि रथी है, परशुराम की प्रतिज्ञा वगैरह है, ऐसी इन कविताओं में वीर, उनकी तकरीबन सारी कविताओं में वीरता की भावना है। रामधारी दिनकर की एक हिमालय कविता है। तो मतलब उस समय की जब मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय काव्य धारा के जो कवि थे, वो कवि जो राष्ट्र प्रेम की भावना को, एक हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो भूगोल है भारत का, उस भूगोल को, उससे भी प्यार है, उसकी प्रकृति से, उसकी सुषमा से, और हमारा जो अतीत है, भारत का जो अतीत है, वो इतना जो इसकी जो गौरव गरिमा है, जो ब्रिटिश सत्ता ये समझती थी कि भारत कुछ नहीं है, दास्ता में आ गया है, तो हमारे देश के कवि उस चीज़ को बताना चाहते थे और सजग करना चाहते थे कि भारत देश का जो एक सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, ऐतिहासिक जो पौराणिक संदर्भ है, ये बड़ा ऊंचा रहा है, इतना ऊंचा रहा है कि इसका विश्व में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो कभी भूगोल के माध्यम से, कहीं ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से इसके अतीत की गौरव गरिमा, इसका विज्ञान, इसकी संस्कृति, सबको, इसके विभिन्न विद्याओं का विश्वविद्यालय वगैरह है, इन सारी चीज़ों के बारे में कहते रहे। तो उनकी एक हिमालय कविता भी है, दिल्ली कविता भी है, और दिल्ली कविता में बताते हैं कि कितने उतार चढ़ाव है दिल्ली के। और एक हिमालय कविता है, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ये हिमालय की कविता है, दिल्ली का जो संदर्भ, उनकी एक बड़ी लंबी कविता है कि कितने उतार चढ़ाव आए, दिल्ली की क्या गरिमा थी, कैसे बदलाव आया, कितने संकट में फंसी दिल्ली। तो एक तरह से वो एक मुगल काल से लेकर आधुनिक काल तक दिल्ली का जो है वो एक संक्षिप्त वर्णन करते हैं इस कविता के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से दिया। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि हमारे जो काव्य धारा है, जिन्होंने जो कवि हैं, उन्होंने जो है देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगाई, और ऐसी कविताएं जिन्हें आज भी जो है हम याद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह नर नहीं वो पशु है जिससे देश से प्यार नहीं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।